तो 24 का रण विपक्ष का प्रण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ सोमवार को कोलकाता पहुंचे। दोनों ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। नीतीश ने कहा कि बातचीत पॉजिटिव रही। ममता ने कहा उन्हें भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के साथ जाने में कोई ईगो नहीं है। ममता ने कहा, मैं चाहती हूं कि भाजपा अगले चुनाव में हीरो से जीरो बन जाए। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों का एक मंच पर आना बहुत जरूरी है। इसके लिए विपक्षी दलों को एक साथ बैठक करनी होगी और रणनीति बनानी होगी। नीतीश तेजस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने आज लखनऊ पहुंचे। मुलाकात हुई लखनऊ में। तीन नेताओं की मुलाकात 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्र में सरकार गठन के लिहाज से ये तीनों राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल बहुत अहम हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार से 40 हैं और बंगाल में आती हैं 42 सीटें, यानी कि 545 लोकसभा सदस्यों वाली सीट में से महज 162 सीटें इन तीन राज्यों में हैं, अकेले इन तीन राज्यों में। हम लोग सब एक साथ में हैं। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं। तो तीनों नेताओं की मुलाकात हुई, क्या बात हुई, उसी पर प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए आप। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडागर्दी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं। तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। आज तो बातचीत हुई गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है, तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत
तो सबको एक साथ लेकर बातचीत करेंगे। बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, 24 का रण, विपक्ष का प्रण आखिरकार कितना मजबूत है, एक बड़ा सवाल है। नीतीश की कोशिश से क्या विपक्षी कुनबा बढ़ेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी विरोधी मोर्चे पर नेताओं का आखिरकार मूड क्या है, क्योंकि ममता और अखिलेश तो मान गए हैं, ममता अखिलेश से साथ आने के लिए तैयार हैं। क्या एकजुटता के लिए विपक्ष तैयार है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। भूदेव शर्मा हमारे साथ में प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, नीरज दीक्षित साहब नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और उमा सिसोदिया है प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, और शैलेंद्र श्रीवास्तव सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप चारों मेहमानों का स्वागत है और जल्दी कोशिश है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता या प्रवक्ता जल्दी से जुड़े हैं। लेकिन शुरुआत आप ही के साथ नीरज दीक्षित जी, क्योंकि मोदी को उखाड़ के फेंकना है विपक्ष कह रहा है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ममता बनर्जी को साथ लाना पड़े, अखिलेश यादव को साथ लाना पड़े, राहुल गांधी को साथ लाना पड़े, अरविंद केजरीवाल को साथ लाना पड़े, केसीआर को साथ लाना पड़े, किसी को भी साथ लाना पड़े, लेकिन मोदी के खिलाफ ये पूरी मोर्चेबंदी है, विपक्ष कर रहा है। आज नीतीश कुमार बंगाल गए, कोलकाता में मिले ममता बनर्जी से, फिर लखनऊ आते हैं दोपहर में, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अखिलेश यादव की थोड़ी देर पहले और नीतीश कुमार की। नीरज दीक्षित, देखिए, असलियत में इन लोगों को अपनी सरकार नहीं बनानी है, अपने आप को बचाना है। ये जितने भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर बैठे हुए हैं, कोई कोयला घोटाला, कोई घोटाला, कोई घोटाला, वो असलियत में मोदी को नहीं हटाना चाहते, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं ताकि हम लोग बचे रहेंगे तो कल को हम अपने वंशजों के लिए, अपने परिवारवादी पार्टियों के लिए एक अच्छा ढांचा कर जाएंगे ताकि हमारे सुपुत्र जो आएंगे इस गद्दी पे बैठेंगे तो इस गद्दी पे हमारा अच्छा, जनता के सामने एक अच्छा प्रभाव बना रहेगा। समझ गए? अब अगर जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर क्या हालत हो रही है, दिल्ली में कभी मनीष सिसोदिया जी जेल गए, अब अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए संजय राउत जी, अब उद्धव ठाकरे के बेटे, अब इसी तरीके से बिहार में देखिए नीतीश कुमार जी, उसके पीछे तेजस्वी जी की लाइन लगी हुई है। ये जितने भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बस ये सोचा है कि किसी तरीके से मोदी को हटाना जरूरी है। अगर मोदी नहीं हटा तो हमारा जो परिवारवादी जो परंपरा चली आ रही है वो नष्ट हो जाएगी। इसी पे इन लोगों ने एक कोशिश की है, आपस में बैठ करके समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोगों को साथ आना पड़ेगा, अन्यथा वही हाल होगा जो अब तक भ्रष्टाचारियों का हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली में सारे भ्रष्टाचारी इतने सालों से जेल में पड़े हुए हैं, बिहार में आप देख ही रहे हैं, यूपी के अंदर देख ही रहे हैं किस तरीके से क्या हाल हो रहा है। ममता बनर्जी भी अपने लाइन से आ चुके हैं, वहां से फारूक अब्दुल्ला जी लाइन से आ चुके हैं। अगर मेरा मानना है, अगर अब ये आरोप लगाएंगे कि सीबीआई और ईडी की गलत यूज कर रहे हैं उसका, तो मेरा सिंपल सा मानना है, अगर हम मान लीजिए एक मिनट के लिए ये कहते हैं कि सीबीआई और ईडी मिली हुई है, क्या कोर्ट तो नहीं मिला हुआ ना? ये कोर्ट के अंदर तथ्य क्यों नहीं दे रहे हैं कि हम सही है और ये गलत है जो सरकारी एजेंसियां है? इनकी हिम्मत नहीं है वहां पे प्रूव करने की और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अभी खुद बोला कि बहुत दिन हीरोगिरी चल गई, अब जीरो पे आ जाएंगे। जब जनता ने तय कर रखा है कि ये मेरे हीरो है तो वो जीरो क्यों बनाएंगे? जनता ने मोदी को हीरो माना है, 2 साल से मानता है। पिछले चुनाव में भी ये लोग गठबंधन कर करके मोदी को हराने की कोशिश की थी, परंतु ऐसे नहीं चलेगा। सिंपल सा फंडा है, मोदी जी अपना जनहित में और देश हित में काम कर रहे हैं। ठीक है, वही काम लेकर ठीक है। भूदेव शर्मा को बीजेपी कह रही है कि साहब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, ममता, ये सब मोदी से डरे हुए हैं, इसलिए एक साथ आ रहे हैं, संगठन बना रहे हैं मोदी को हराने के लिए। डर लग रहा है विपक्ष को। भूदेव शर्मा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मोदी से कोई डरा हुआ नहीं है। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि आज जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की प्रयास किया जा रहा है, इस देश के ताना बाना को जो बना हुआ है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस अखंड भारत को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, इस सरकार कौन तोड़ रहा है सर? अरे सुनिए ना शिवम जी, आप पूरी बात, आप 1 मिनट उनके बीच में नहीं बोले और आपने मेरे को बोलने शुरू नहीं। आप कह रहे हैं तोड़ रहे हैं, अखंड भारत को तोड़ा जा रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ कौन तोड़ रहा है? मैंने सर इतना ही पूछा ना, कौन तोड़ रहा है? प्रधानमंत्री आए हैं और चले गए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। मैं तो सर इतना पूछा सर, ठीक है, आप इतना नाराज हो रहे हैं तो आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। आप इतना नाराज हो जा रहे हैं, नाराज इसलिए हो रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं? बात रखने नहीं देते। मैंने पूछा है सर कौन तोड़ रहा है? बीजेपी, मैं तो पूछ रहा हूँ भैया कौन तोड़ रहा है, बता दीजिए भूदेव भैया। नहीं, आप नाराज हो जा रहे हैं। नाराज नहीं हो रहे, आपने 1 मिनट बीच में उनसे आपने कहा तोड़ रहा है, आपने कहा अखंड भारत को तोड़ा जा रहा है, हमने पूछ लिया भैया कौन तोड़ रहा है, बता दीजिए। पहले मेरी पूरी एंकर अपनी भूमिका नहीं निभाए।
उसके बाद आपके जो ठीक है, अपनी बात पूरी उसका कीजिए, जवाब देंगे। बात पूरी इस कीजिए। देश के लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ओके। देश के लोगों को इस धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। आज अगर कोई युवा अगर आवाज उठाता है अपने अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए, तो उसको बोलते हैं कि आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप पाकिस्तानी हो। अगर किसान आवाज उठाते हैं तो खालिस्तानी हो। अगर देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो देश का नाम रोशन करते हैं वो अगर आवाज उठाते हैं तो वो देशद्रोही है। तो ये कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है, मोदी के नेतृत्व में कर रही है। और अब तो ये जग जाहिर हो चुका है कि इनका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, इनको देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो सेना के जवानों की शहादत पर भी राजनीति करने वाले लोग हैं। सत्यपाल मलिक जी हैं, अगर इनके खिलाफ कोई भी सवाल उठाता है तो ये जवाब नहीं देते, लेकिन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्हें डराने का, धमकाने का काम करते हैं। जब वो डरते नहीं है, सड़क से लेकर संसद देखिए, हंस रहे हैं, तो उनको नीरज दीक्षित हंस रहे हैं, करते हैं। नीरज दीक्षित हंस रहे हैं आपकी सत्यपाल मलिक वाली बात पर। नहीं, बिल्कुल मैंने अभी ये हंसेंगे ना, ये हंसेंगे, देखिए कोई काम नहीं चलेगा। वर्सेस कीजिए दोनों को, उदय शर्मा को, नीरज दीक्षित को वर्सेस कीजिए। लोगों को जानना चाहिए। हमें तो सुनिए, पहले सुन लो, पहले पूरी बात। इनको पहले रोकिए, इनको पहले शांत कीजिए, इनको पहले शांत कीजिए। हमें शर्म आती है अपने आप तक। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री है जो देश की सेना की शहादत पर भी राजनीति करता है। केवल उसको सत्ता से मतलब है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं। दिन रात अपनी जगह दिल्ली पे लेकर के देश की रक्षा करने का काम करते हैं। अरे इसको बोलिए इंग्लिश की करें, इसको बोलिए इंग्लिश की करें, तो बोलिए इसको बोलिए बिरयानी खाने वालों से बोलिए थोड़ा शांत रहे। पाकिस्तान में बिरयानी खाने बाद में जाना, पहले शांत रहे। ये वो लोग हैं जो चाइना को लाल आग दिखाने का काम करते थे और लाल कपड़े पहन के चाइना के सामने पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। केवल और केवल मुस्लिमों का, पाकिस्तान का डर दिखा करके इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज विपक्ष उसी में लगा हुआ है। आज इस देश को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। और वो लोग हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, करते थे। इनका देश के इतिहास से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने इस देश को तोड़ने का प्रयास किया है और उसके अलावा इन्होंने कभी इस देश का कोई विकास नहीं किया। ये केवल व्यापारी है, अडानी और अंबानी की सरकार है, हम दो और हमारे दो की सरकार है। ये हम दो और हमारे दो की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। इनको देश के लोगों से कोई मतलब नहीं। सरकार नहीं है ना। अरे चिल्लाइए मत। और सत्यता सबके सामने आ चुकी है। कर्नाटक से अब तुम्हारी शुरुआत हो चुकी है और देश की जनता तुमको भगाने का काम करेगी, सीधा गुजरात तक पहुंचाएगी आपको। अरे ठीक है, शैलेंद्र सर, मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो पता नहीं, लेकिन जब अखिलेश से मुलाकात हुई और मुलाकात हुई ममता बनर्जी से, तो दोनों ही मंच पर आके बोले साहब बहुत सकारात्मक मुलाकात रही, बड़ी हेल्दी मीटिंग रही। तो क्या संदेश और संकेत देने की कोशिश है? ये वही संकेत और संदेश है जिसके बारे में पहले से हम लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का अगर विपक्ष मुकाबला करना चाहती है तो उसको एक मोर्चा बनाना होगा, वो बना रहे हैं। क्योंकि इन सारे विपक्षी दलों के अस्तित्व का सवाल उठ गया है। ये जितने भी लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं, ये सब के सब प्रताड़ित हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से या उनके पार्टी के प्रमुख लोग। अच्छा, बीजेपी का एक नियम है, पिछले समय से देख रहे हैं नीति, कि हर पार्टी के जो सेकंड नंबर का व्यक्ति है उसी को तोड़ती है। जो भी सेकंड नंबर पे है उसी को खसकाती है। या तो मुखिया मान जाए, अगर मुखिया नहीं माने तो सेकंड नंबर वाले को खिसका ले। और ये सारे के सारे पीड़ित हैं। जो कुछ किसी वजह से बचा ले गए तो वो मतलब अभी भी सशंकित है कि कब उनका यहाँ से कौन चला जाएगा। ये उसी कड़ी में है और नीतीश कुमार जी इसलिए लगे हुए हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, देंगे अपने भतीजे, जिसको भतीजा मानते हैं, तेजस्वी को, और उसके बाद तो राष्ट्रीय राजनीति में फिर से लौटेंगे, ऐसा लगता है। और सारे विपक्षी दलों को भी कुछ इसी तरह के चेहरे की आवश्यकता है। हो सकता है इसमें कांग्रेस भी तैयार हो जाए। लेकिन शैलेंद्र सर, किसी एक चेहरे पर रणनीति क्यों नहीं बन पा रही है?
होगी कि नहीं होगी अलग विषय। शैलेंद्र सर, किसी एक चेहरे पर मसौदा तैयार क्यों नहीं हो पा रहा है? एक चेहरा सामने क्यों नहीं आ पा रहा है विपक्ष का? देखिए कैसे आ जाएगा बाहर। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना साहब। कांग्रेस के ही लोग प्रधानमंत्री होते आए हैं, अगर वो विपक्ष के किसी दूसरे को बना देगी चंद्रशेखर जी की तरह, तो उनकी अपनी पहचान गायब हो जाएगी। आम आदमी पार्टी जैसे देखिए, दिल्ली में आई तो किसको हटा के आई? कांग्रेस को। पंजाब में आई किसको हटा के आई? कांग्रेस को। तो कैसे वो स्वीकार कर ले? वहां से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये भी बड़ी मतलब क्या कहते हैं, धर्म संकट वाला विषय है। ये सवाल पूछ लेते हैं उमा सिसोदिया से। उमा सिसोदिया, क्या आम आदमी पार्टी स्वीकार करेगी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को? और विपक्षी एकजुटता में क्या आम आदमी पार्टी का भी योगदान रहने वाला है, ये मान के चलें? क्योंकि नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। देखिए एंकर महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न मैं कहूँ मेरे लेवल का नहीं है। वो हमारे हाईकमान का जो भी निर्णय होगा उसको हम आम आदमी पार्टी के सिपाही के रूप में स्वीकार करेंगे। और जो भी बैठकें चल रही हैं केजरीवाल जी की, चाहे नीतीश जी से, चाहे ममता दीदी से, या जिनसे भी, तो क्या जिस निकल के आता है, इन सब बैठकों का क्या फल निकल के आता है, तो वो तो अरविंद जी ही बता पाएंगे। और आने वाले निकट भविष्य में मुझे भी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले बुलाया था। उमा सिसोदिया, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया था, उनकी पेशी हुई थी, पूछताछ हुई थी, समन गया था उनके पास। तो मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह तमाम नेता आए और कहा कि साहब केंद्रीय जांच एजेंसियों का देखिए दुरुपयोग किया जा रहा है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को बुलाया लिया गया, पहले डिप्टी सीएम को बुला लिया गया, एक और मंत्री को बुला लिया गया। तो इससे संकेत तो दिख रहे हैं ना कहीं कि हाँ साथ हैं, एकजुट हैं। देखिए हमारे देश में पहले भी गठबंधन की राजनीति हुई है। हाँ, आपने देखा होगा एनडीए या यूपीए गठबंधन की सरकारें रही हैं। बहुत पहले बीजेपी की खुद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो इनकी भी गठबंधन की सरकार रही है। तो गठबंधन कहीं ना कहीं होते हैं। हम इसमें बहुत ज्यादा इस चीज को नेगेटिव नहीं कह सकते कि पार्टियां आपस में गठबंधन क्यों कर रही हैं। पहले से परंपरा परिपाटी चली आती रही है। और रही बात ये कि जब अरविंद जी को बुलाया गया तो खड़गे जी ने कहा, देखिए आज भी हमारा देश अघोषित आपातकाल को झेल रहा है। मैं तो कांग्रेस वालों की हिम्मत की दाद देती हूँ कि इंदिरा जी ने कम से कम घोषणा करके आपातकाल लगाया, लेकिन इस समय तो घोषित आपातकाल है। जो भी विपक्ष के नेता है उठाइए और अंदर कर दीजिए। हमने ये आपातकाल का युग कांग्रेस के ऊपर जो एक काले धब्बे के रूप में है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, उसी तरह के आपातकाल को हम इस समय इस स्थिति में देख रहे हैं कि कोई भी नेता विपक्ष का, जैसे कि मैं अभी जो हमारे पत्रकार भाई थे मैं उनके बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। या तो पार्टी का जो सुप्रीमो है उसको अंडर में कीजिए, नहीं मानता तो सेकंड नंबर थर्ड नंबर के लोगों को किन प्रकार किसी भी तरह से उठाइए और जेल के अंदर डाल दीजिए। अघोषित आपातकाल देश में लागू है, लेकिन कोई बात नहीं, ये राजनीति है। जो सत्ता में होता है वो उस पक्ष को दबाने की कोशिश करता है, उसको अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो भी प्रपंच कर सकते हैं वो करते हैं। ये राजनीति है और ये राजनीति हजारों सालों से होती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आज राजनीति का जो स्वरूप है वो घट गया या बढ़ गया, ये चल रहा है। और आज एक जमाने में कांग्रेस का राज हुआ करता था, उससे पहले महारानी विक्टोरिया का राज था जिनके शासन में कभी सूरज नहीं डूबता था। आज कहाँ ब्रिटेन का राज परिवार है। एक जमाने में कांग्रेस के शासन में सूरज नहीं डूबता था हिंदुस्तान में, आज बीजेपी का दौर है। ये दौर चलता रहता है। अब मैं समझती हूँ कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अगर गठबंधन की सरकारें बनती हैं और विपक्ष एकजुट होता है, या जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन में दूसरे दल हैं वो एक तरफा एकजुट होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी नीरज दीक्षित को हमने सुना, उमा सिसोदिया, नीरज दीक्षित साहब कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, विपक्ष डरा हुआ है मोदी से, मोदी नाम की लहर से, मोदी नाम से, नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, मोदी के जादू से, योगी मॉडल से। इसलिए विपक्ष के पास कोई और रणनीति नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है एकजुट आने के अलावा। देखिए मैं इस बात को तो नहीं मानूंगी कि मोदी जी से डरे हुए हैं या मोदी जी से घबराए हुए हैं। मैं सिंपल नहीं, लोकप्रियता से, उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। देखिए बिल्कुल मैं लोकप्रियता की बात कर रही हूँ। मोदी जी ऐसा नहीं है कि कहीं गन लेके चल रहे हैं या बंदूक लेके चल रहे हैं और हम लोगों से डरे हुए हैं। लोकप्रियता ही होती है हर स्टेट में, हर एक नेता की लोकप्रिय होती है। ममता बनर्जी कहीं लोकप्रिय है, नीतीश कुमार जी कहीं लोकप्रिय है, अरविंद केजरीवाल जी कहीं लोकप्रिय है। लेकिन वाकई में अगर इस देश में लोकतंत्र को आगे लेके जाना है तो हमें गठबंधन की राजनीति में आना पड़ेगा। और पहले भी ऐसा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कितना लंबा चौड़ा उनका गठबंधन हुआ करता था। मैं इस बात को साधुवाद देना चाहूंगी बीजेपी को कि उन्होंने
अपने संगठन को मजबूत किया या जो कुछ भी उन्होंने किया है। आज उनके 303 सांसद इनके हैं, यहाँ पर बीजेपी के हैं। हमें अपने विरोधियों से हमेशा विरोध करने की बात नहीं है। अगर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं तो वो भी सीख लेना चाहिए। अगर मैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हूं तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे संगठन में कमियां हैं और हमें बीजेपी से सीखना चाहिए। मैं हमेशा अपने मीटिंग्स होती है मैं उससे बोल देती हूँ, मैंने देखिए पर्चा प्रमुख तक उनके पास है, आप लोग भी उतनी मेहनत कीजिए। तो एक टाइम आएगा, हमारा भी आएगा, समय लगेगा लेकिन समय आएगा। एक टाइम में बीजेपी के भी 2 सांसद हुआ करते थे, हमारे कम से कम मुझसे ज्यादा तो है। तो ये कहना कि मोदी से डरे हुए हैं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। लेकिन हाँ, विपक्ष अगर एकजुट होता है, गठबंधन बनाता है, उसके बाद 2024 में किसी एक चेहरे को बाहर निकालता है और जनता के सामने ये ऑप्शन देता है कि ये मोदी एक तरफ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बीजेपी की और उनके गठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से, तो दूसरी तरफ हमारा जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो ये होगा। उसके बाद जनता की चॉइस है कि वो किसको पसंद करेगी। ठीक है सर, एक फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हम आपको ले चलेंगे और चर्चा का सिलसिला लगातार जारी होगा कि 24 का रण, विपक्ष का प्रण, आखिरकार विपक्ष कितना तैयार है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं चर्चा का। तो 24 का रण, विपक्ष का प्रण, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। भूदेव शर्मा है, नेता है कांग्रेस पार्टी, प्रवक्ता हमारे साथ। नीरज दीक्षित साहब हैं, नेता बीजेपी। उमा सिसोदिया है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और शैलेंद्र श्रीवास्तव सर है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। लेकिन भूदेव शर्मा, सीधी टक्कर है कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में आम आदमी पार्टी से और पंजाब में आम आदमी पार्टी से, और दोनों ही जगह सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को हरा के। तो क्या इस विपक्षी एकजुटता में अरविंद केजरीवाल साथ आते हैं तो स्वीकार होंगे कांग्रेस पार्टी को, अन्य विपक्षी दलों को? देखिए शिवम जी, इस देश को अगर बचाना है, हमारे देश के लोकतंत्र को बचाना है, जो 70 साल में इस देश ने जो विकास किया है, हाँ। अगर उसको बचाए रखना है, इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो मुझे लगता है कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। क्योंकि आज आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देश में लोकप्रियता बहुत है मोदी जी की। नहीं, मैंने नहीं कहा। आप नहीं, आपने अभी कहा था कि मोदी जी की लोकप्रियता, मैंने तो सवाल पूछा था लोकप्रियता को लेकर। चलिए, आपने सवाल पूछा, लेकिन मैं आपको गुणगान नहीं करता सर किसी का। सुनिए, मात्र 37% लोगों ने ही नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था। 63% लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया। चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी की नजर में देशद्रोही हो सकते हैं, लेकिन वो इस देश के नागरिक हैं। मोदी जी कह सकते हैं कि उनको 160 करोड़ लोगों ने वोट दिया, वो अलग बात है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो विवेकानंद, कबीरदास, सूरदास सबको एक साथ बिठा के चर्चाएं भी करवा सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देश में सभी तरह की विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं। इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इसमें सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। इस देश में युवा भी हैं जो बेरोजगार आज घूम रहे हैं। तो इस देश में जो विकास था, जिसको हम आज विश्व गुरु बनाना था, एक अगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं शुभम जी, इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा, मैं मानता हूं इतिहास एक 50-60 साल बाद लिखा जाता है, तो उस समय इतिहास में ये लिखा जाएगा कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था जब देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर था, जब पूरे विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था चाइना से भी तेज गति से दौड़ रही थी, अरबी घोड़े की गति से, और हर चीज में हम आगे जा रहे थे। उस समय देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने इस देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया। मुझे लग रहा है कि इतिहासकार आप ही बनेंगे वो। बिल्कुल, सुनिए इतिहासकार आप डेटा आप ही देंगे मैं दूंगा किताबों के लिए। इस देश, सुन लीजिए, इस देश को अपने पड़ोसी देशों से भी, मोदी जी कह रहे हैं कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे वो बेरोजगारी में हो, चाहे मोदी जी कह रहा है कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है भाई साहब विश्व की भारत। तो अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे ले जाने का काम इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, केवल और केवल सोशल मीडिया पे और मीडिया में मोदी जी इतिहासकार आप ही बनेंगे, ऐसा लग रहा है। इतिहास आप ही लिखेंगे, वो हकीकत में वो देश के लोग आप ही देंगे एनसीईआरटी को। शिवम जी, इनकी शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। कर्नाटक की जनता इनको 50 सीट नहीं दे रही है। अभी वोट नहीं हुआ है, वोट होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे इसी मंच पर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीरज दीक्षित, देश के इतिहास में लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी का नाम, ये तो कह दिया भूदेव शर्मा ने। इतिहास तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा इतिहास। इतिहास ऐसा बनेगा कि ये भी देखते रह जाएंगे जिस तरीके से अभी देख रहे हैं। इतिहास बनेगा या बना दिया है, बताइए। इतिहास बनेगा या बना दिया है?
ये इनका जो राजनीतिक मंच है विपक्षी दलों का, यही बता रहा है कि इतिहास कितना तगड़ा है कि एक इंसान को हराने के लिए इस तरह तमाम लोगों को एक साथ आना पड़ रहा है। ये आप इतिहास ही तो है, ये और क्या है। और इस चीज को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा, असलियत तो विपक्षी पार्टियों को एक साथ नहीं आना है। असलियत यह है कि सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ आना है ताकि हम अपने भ्रष्टाचार को छुपा सके और आराम से अपने बाहर देश में अपना घूम सके। दूसरा पॉइंट, अभी हमारी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रचार आने से पहले बोल रही थी कि गठबंधन तो पहले भी हुआ करते थे। मैंने मान लिया कि बिल्कुल गठबंधन हुआ करते थे, अटल जी के भी प्रचार में हुए थे, लेकिन क्या कभी आपने देखा था कि किसी भी विपक्षी दल के नेता ने बच्चों की कसम खाई होगी कि बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी भी कांग्रेस पर गठबंधन नहीं करूंगा? और आज वही नेता किसने बच्चों की कसम खाई थी बताइए ना, भीख मांगा। किसने बच्चों की कसम खाई थी? नाम लीजिए, नाम। नहीं तो भूदेव शर्मा कहेंगे कि मैं उनके बीच में बोलता हूँ, आपके बीच में नहीं बोलता। भूदेव शर्मा भी कहेंगे मुझसे, भूदेव शर्मा कहेंगे कि मैं उनके बीच में बोलता हूँ, आपके बीच में नहीं बोलता। तो सर बराबर करना पड़ेगा मुझे, आपके बीच में ही बोल रहा हूं। और तीसरा पॉइंट अब सुनिए, अभी ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल घोषित हो, बताया नहीं बच्चों की कसम कौन खाता था? सर बता दिया मैंने, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे तो माइक के सामने गले पे हाथ रख के यूं कहते थे बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी भी बच्चे वो कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और आज उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई है, दिल्ली के बच्चों की कसम खाई है कि कांग्रेस वो तो कहते हैं कि दिल्ली के बच्चे भी उन्हीं के बच्चे हैं। वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने लेकिन नीरज दीक्षित पता नहीं उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी या दिल्ली के बच्चों की कसम खाई थी, अब समझ नहीं पाए थे। सर अब दूसरी बात, दिल्ली के बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं। अरविंद केजरीवाल है जो कि दिल्ली में बोलते फिर रहे थे कि मुस्लिमों के वोट बैंक बट रहे हैं, अगर हमें मुस्लिम भाइयों ने वोट नहीं दिया तो हम लोग हार जाएंगे। देखिए इस देश के अंदर साफ जग जाहिर हो चुका है कि कौन सबका साथ सबका विकास कर रहा है और कौन धर्म के नाम पर आकर के देश को भटकाने की कोशिश कर रहा है। और ये देश की जनता, ये कोई भी धर्म के लोग हो, वो देख चुके हैं कि हमें हमारा भला किसमें है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी डिग्री दिखाइए। अरे साहब वो तो एक बहाना है, असल में अपने भ्रष्टाचारी भाई को बचाना है। ये तो नौटंकी कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने भ्रष्टाचारी भाई को, जो अमित शाह जी ने 2016 में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जनता के सामने डिग्री पे बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोल रही है? अरे भाई साहब अगर डिग्री पूछ रहे हो दिखाओ एक बार, लो डिग्री। पार्टी ने साफ बोला है, पार्टी का साफ कहना है कि आप हमने इंटरनेट पे डाल दिया है, जिसके अंदर हिम्मत है वो जाकर के क्लेम करते कि ये डिग्री फेक है। ये क्यों नहीं जा रहे कि वो डिग्री फेक है? ये असलियत में साफ आप लगा दिया। उमा सिसोदिया कुछ कहना चाह रही है? उमा सिसोदिया साहब एक बार एक तीसरी पॉइंट बोलना चाहूंगा जल्दी से सर, फिर उमा सिसोदिया मुस्कुरा रही है, कुछ कहना चाह रही हैं। 2 मिनट जल्दी से नीरज दीक्षित। इन्होंने बोला कि देश के अंदर आपातकाल घोषित हो चुका है। हाँ। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आपातकाल कैसे घोषित हुआ है। सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जा रहे हैं, उनसे सेटिंग नहीं हो पा रही है कि मोदी जी सेटिंग नहीं कर रहे हैं कि आप हमें इतना दे दीजिए हम आपको छोड़ देंगे। क्या ऐसा घोषित आपातकाल घोषित हुआ है? जनता से 24 का चुनाव आ रहा है, नहीं तो जनता जवाब देगी और ये खुद अपना जवाब सुन चुके हैं। कभी इससे एक स्टेज पे आकर के खड़े होकर के एक दूसरे से हाथ जोड़ रहे हैं कि साथ आ जाइए, नहीं तो सारे सरकार अंदर जेल में चले जाएंगे। मौका दीजिए। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं चाह रही हूँ कि भाजपा जीरो बन जाए और विपक्ष जीरो से हीरो बन जाए। आखिर उन्होंने मान लिया ना कि मोदी जी हीरो है, तो हीरो आखिर हारेगा नहीं, तो इनको किसी ना किसी तरीके से अपना आप ये बताए ना कि इनके विपक्षी दल में कौन हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। हर पार्टी का नेता आकर के कह रहा है मैं हीरो बनूंगा, तो ठीक है ओके। उमा सिसोदिया काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं। उमा सिसोदिया जी बिल्कुल। बीजेपी वाले जब वोट मांग रहे थे 2014 में तो उन्होंने बहुत सारी बातें पाकिस्तान के खिलाफ कही, बहुत सारी बातें मुस्लिम के खिलाफ कही। खासतौर पर पाकिस्तान को तो बड़ा हवा बना के दिखा रही है कि देखिए नेस्तनाबूद बूथ करेगा तो पाकिस्तान को हम कर सकते हैं, बहुत सारी बातें। और उसके बाद बिरयानी खाने के लिए एक एक करके आप बोल रहे थे सर, वो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, एक एक करके आते आते उनका हवाई जहाज सीधा इस्लामाबाद गुजरता है, वहाँ पैर छूते हैं, बिरयानी खाते हैं, अच्छी बात है, मैं मना गलत नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने माता जी के पैर छुए जाके अच्छी बात। बिरयानी खाने तो केजरीवाल भी जाएं, अगर बुलाया जाए उन्हें वहां से, तो मोदी जी को तो बुलाया गया था। बिल्कुल पाकिस्तान जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन देश था, जिसको आपने अपनी रैलियों में बिरयानी खाने में अर्ज क्या है? बिरयानी तो कोई भी खा सकता है स्वाद के लिए। तो अगर वो राजनीति हो सकती है, वो देश को एक मतलब अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए राजनीति हो सकती है, तो वो तो सही है। और अगर आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ मिलकर बात करती है, राहुल गांधी जी को अगर अन्य से जरूर परेशान किया तो उनकी स्वतंत्रता भंग कर दी जाती है और आम आदमी पार्टी कहती है कि ये गलत हुआ, तो वो फिर गलत। देखिए राजनीति में दुश्मनियां नहीं होती हैं,
राजनीति में दुश्मन मैं और मेरे भाई के आपसी जो हमारे जो मतभेद हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन मतभेद हो जाएंगे उस दिन देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बच्चों की कसम क्यों खाई जाती है? मतभेद हो सकते हैं भाई, लेकिन मनभेद मत कीजिए, मनभेद मत कीजिए। अरे उन्होंने अपने बच्चों की कसम निकाली थी, बोल रहे हैं ना, दिल्ली के बच्चे भी उन्हीं के बच्चे हैं सर। हाँ उमा देखिए, मैं इस बात में मैं बीजेपी के कार्यक्रम से पीछे नहीं छूटूंगी। जिस तरीके से पंजाब में अमृतपाल को पकड़ने के लिए सेंट्रल ने और पंजाब की पुलिस ने सब लोगों ने मिलकर कोऑर्डिनेशन किया, सब लोग एक साथ बैठे, अमित शाह जी और भगवंत मान एक साथ आए और आज वो पकड़ा गया। ठीक है, लेकिन शैलेंद्र सर, देखिए भाई बीच में मत बोलिए। नीरज दीक्षित आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, प्लीज सर, डिबेट का माहौल खराब मत कीजिए। आप बीजेपी प्रवक्ता है सर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है राजनीतिक पार्टी बीजेपी, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह से डिबेट को डिस्टर्ब ना किया जाए, कि करके बारी बारी से हर एक प्रवक्ता को, हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को हम इन्वाइट करते हैं यहाँ पर। देखिए लोग डिबेट देखते हैं, हाँ, बीच में बंद कर देते हैं कि तो लोग समझ नहीं पाते कि कौन क्या बोल रहा है, व्यूज लोग आप लोगों के नहीं सुन पा रहे हैं। उमा सिसोदिया बात कंप्लीट कीजिए। देखिए मैंने कहा कि जिस तरीके से अमृतपाल के केस में सेंटर ने, अमित शाह जी ने और भगवंत मान जी ने आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन किया और आज अमृतपाल जेल के सलाखों के पीछे, ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि देश में अगर सेंटर में दूसरे दल की सरकार है और राज्य में दूसरे दल की सरकार है, तो जब देश का मुद्दा आता है तो दोनों सरकारों को मिलकर किस तरीके से काम करना चाहिए। मैं इसमें तारीफ भी करना चाहूंगी बीजेपी की और तारीफ करना चाहूंगी आम आदमी पार्टी की। हाँ। ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं फिर कहूंगी मतभेद हो सकते हैं, बहुत सारे जगह मतभेद हमारे परिवारों में हो जाते हैं, लेकिन मनभेद अगर जिस दिन हो गया तो उस दिन देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। दूसरी बात की अघोषित आपातकाल की बात मैं सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है पूरे देश में कि सिर्फ जो विपक्ष के नेता है उन्हीं के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे हैं। क्या बीजेपी के हजारों लाखों कार्यकर्ता, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, क्या उसके अंदर कोई एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इतनी जगह आपकी सरकारें हैं, क्या कहीं इस सवाल मैं पूछूंगा मैडम, क्या ऐसा? इस सवाल में कई बार पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से। सबके मन में है। हाँ, ये सवाल मैं एक बार फिर पूछ लूंगा नीरज दीक्षित से, लेकिन शैलेंद्र श्रीवास्तव सर, 3 राज्य हैं जिसमें जो एक साथ आने की बात अभी फिलहाल कह रहे हैं, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। बिहार और बंगाल में 40-42, उत्तर प्रदेश में 80, कुल मिलाकर 162 लोकसभा की सीटों पर ये लड़ाई है, लड़ने की जो बात आज कही गई है, जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? शैलेंद्र सर, आवाज नहीं आ रही, शैलेंद्र सर का ऑडियो उठाइए, शैलेंद्र सर का ऑडियो उठाइए, पीसीआर टीम जी। शैलेंद्र सर, हाँ, ये आमतौर पर राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व यही बिल्ड करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उधर बंगाल हो गया, थोड़ा बहुत इधर आप बढ़ जाइए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान हो गया। हाँ। फिर इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र और साउथ को गवर्न करता है। तो अगर शुरुआत यहाँ से हो रही है, वो लोग हैं जिनको पूरे देश में सुना जाता है। हाँ। और इनके जो कार्य होते हैं उसका भी असर पड़ता है पूरे देश। तो निश्चित रूप से इससे एक माहौल बनेगा, और जब ये लोग 3 लोग इस तरह से अगर एक साथ आ जा रहे हैं तो जो बाकी, जैसे महाराष्ट्र में है, ठीक है, अभी पवार जी का आरोप लग रहा है उनकी पार्टी पर कि शायद वो उससे महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाएगी, तो लेकिन उनका जुड़ाव हो सकता है। शिवसेना को तो कोई सहारा चाहिए ही चाहिए अपने आप को बचाए रखने के लिए। राजस्थान में कांग्रेस है जिसमें हमेशा ये रहता है कि कब उनकी सरकार गिरा दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बनी हुई सरकार में गिरा ही दिया गया, तो एकदम बाहें फैलाए खड़े होंगे। आम आदमी पार्टी के ऊपर भी जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर, जिस तरह से सत्येंद्र जैन के ऊपर, और जिस तरह से अब मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये सब के सब बस यही देख रहे हैं कि उनकी सलामत रहे। और इसमें जो नेतृत्व का सवाल आएगा कि कौन सीएम बनेगा, तो आखिरी में ऐसा लगता है, मेरा मानना है, ऐसा लगता है कि ये यहीं पर सहमत होंगे कि जिसकी ज्यादा सीट आएगी उसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। शायद इससे सहमत हो, अदरवाइज इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अकेले के लड़ेंगे
नरेंद्र मोदी इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं विश्व स्तर पर, चाहे वो गोदी मीडिया बना ले, चाहे पैसे खर्च करके, चाहे ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करके, जो भी किया, लेकिन इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं और उनका जो भी वर्किंग है उनका, उनकी पार्टी का, वो प्रोएक्टिव है। जब तक आप कोई चीज सोचे उसमें प्रयोग कर चुके होते हैं। हाँ, जिस तरह से बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बना लिया है, अभी दूसरी पार्टी ने घोषित रूप से यह इनिशिएटिव नहीं लिया है, ये मानना पड़ेगा। हर वक्त ये चुनावी मोड में रहते हैं, सत्ता ले ली, उसको रखा और संगठन का तो अपना काम करते रहो, जोड़ो जुड़ते रहो। तो ये जो उनकी कार्यशैली है वो भारतीय राजनीति के शैली को भी बदल रही है। वो लोगों को बता रही राजनीति ऐसे नहीं है, वैसे भी की जाएगी। और जब इस चीज को लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ये एक बार चुनाव जीत कर सत्ता में आते थे विपक्ष के जो भी मेन लोग हैं, हाँ, तो पहले कुछ दिन तक 2 साल 3 साल तक तो आराम उसका ऐश करते थे कि सत्ता में आ गए हैं, अभी कुछ बोलो मत। जो आखिरी के 4थे साल और 5वें साल होते थे तब ये होता था चलो कुछ ऐसा करो कि फिर से दोबारा सत्ता में आ जाए। मोदी जी ने ये दिखाया रहा कि ना 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 ना, पहले दिन से ही तुम फिर जो जाओ दूसरा स्टेट देखो, अब जाओ वहां पर करो। तो इसका ये जो इनके जो कार्य का जो तरीका है, जिस तरह से इनका संगठन इतना बड़ा भी हो गया है, अब तो इन्होंने उसको पुष्पित तो पल्लवित भी कर दिया। इतने जगहों पर उन्होंने अपने कार्यालय बनवा दिए, परमानेंट जिला मुख्यालय, बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीके। लखनऊ में था तो ये जो हृदय नारायण दीक्षित जी थे, इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष, वहाँ गैराज बना था, हम लोग जाते थे गैराज में बैठ कर लैया चना खाते और खिलाते थे वही कुर्सी बैठ कर। आप ये समझिए, अब वहाँ कॉर्पोरेट लेवल का बन गया, कोई गैराज नहीं है। तो लेकिन ये जो अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, क्योंकि शैलेंद्र सर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को वर्षों से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, रिपोर्टिंग आपने कई लंबे समय तक की, पत्रकारिता की। अखिलेश से मुलाकात हुई, अखिलेश यादव ने कहा साहब मीडिया में आके सब कुछ सकारात्मक रहा, लेकिन क्या वाकई में सकारात्मक रहा? नीतीश की बात मानेंगे अखिलेश और साथ आएंगे विपक्षी एकजुटता के लिए? क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एकजुटता की बात कही थी और कहा गया था, तो अखिलेश यादव जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी कांग्रेस पार्टी की, तब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आ रही थी, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, और फिर बाद में कहा था कि हमें बुलाया नहीं गया। तो क्या विपक्षी एकजुटता में हिस्सेदारी होगी अखिलेश यादव की, ऐसा लगता है आपको उत्तर प्रदेश के लिहाज से? और कोई रास्ता भी नहीं है, अकेले लड़के को देख ले रहे हैं। तो ये जब सबके साथ जुड़े रहेंगे तो उससे इनके पार्टी लोगों को मनोबल बढ़ा रहे हैं। हाँ। ये अच्छा विकल्प दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इस पर डिबेट हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क के घेरे में रहेगा। हाँ। क्योंकि जनता दल का प्रयोग देखा जा चुका है, कई दल मिलकर के सत्ता में तो आ गए, लेकिन आकर के वो जनता दल हो गया, अलग अलग सब निकल लिए। तो कोई ये मतलब ये भी नहीं कि एक साथ होकर के आ जाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे तो कोई बहुत अच्छा हो जाएगा, ये भी कोई नहीं, बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता। हाँ, कोई उनके सामने एक दमदार नेतृत्व आए जो प्रॉमिसिंग हो, जिस पर आप ये कह सकें यहाँ ठीक है, ये संवाद भी रखेंगे लोगों के साथ, या जो चीजें मोदी जी से छूट जा रही हैं, जो वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जहाँ पर वो अपेक्षाओं में खड़े नहीं उतर पा रहे, वहां पर वो उसको कर पाएंगे। तो ये लोकतंत्र की एक खूबी है, एक पार्टी आती है तो वो कुछ अच्छा करती है, कुछ छोड़ती है, जो छोड़ती है उसी को लेकर दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, वो उसको करती है, फिर उससे जो छूटता है फिर तीसरी पार्टी आती है। ये अदला बदली के खेल में फायदा पूरे समाज का और देश का होता है, इसीलिए लोकतंत्र को अपनाया गया और इसको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए और सबको मौका देना चाहिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए। तो अब ये अलग बात है कि विपक्ष इस तरह का कोई नेतृत्व तो ढूंढ कर ले आए। नीतीश जी भी अच्छे हैं, उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है और ठीक है, स्वीकार नेता हो सकते हैं, लेकिन और भी देखना चाहिए, और भी ऑप्शन। अरविंद केजरीवाल भी अच्छे हैं, राहुल गांधी में काफी इम्प्रूवमेंट आया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और भी बहुत से लोग हो सकते हैं। अब ये विपक्ष अपना देखे कि किस तरह वो अपना विश्वास जमाते हैं, करते हैं। विपक्षी एकजुट होगा भूदेव शर्मा। तो सवाल यही है कि अगर विपक्ष जीतता है तो पीएम चेहरा कौन होगा या प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पर क्वेश्चन मार्क अभी लगा हुआ है। और मुझे लगता है भूदेव शर्मा ये क्वेश्चन मार्क तब तक लगा रहेगा जब तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते। जैसे शैलेंद्र सर ने कहा कि भाई जिसकी सीट ज़्यादा होंगी उसी की तरफ से पीएम कैंडिडेट होगा, जो या वही पीएम बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा।
तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, और उसी उत्तर प्रदेश में सबसे बुरी स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, सबसे मतलब निचले स्तर पर है। एक दो सीटें हैं आपके पास, एक सीट सोनिया गांधी वाली। देखिए शिवम जी, हाँ। लोकतंत्र में जो सांसद होते हैं वो चुन करके आते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं, हाँ। उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर 2024 में जो सांसद जिसको नेता चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ। ये कहना कि कौन पहले से चेहरा होगा कौन नहीं होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र वही होगा, एक अच्छा लोकतंत्र वो होता है जिसमें जब सांसद चुन के आते हैं, क्योंकि हम अपना प्रधानमंत्री नहीं चुनते। आपको अगर पता हो, और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हम अपना प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम अपने क्षेत्र में ठीक है सर, वो सब जानती है और जनता। मुख्यमंत्री के लेकिन लिए ये बताइए विधायक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इतनी कमजोर स्थिति कैसे, और इससे कैसे उबर पाएंगे आप? क्योंकि नहीं। हाल ही में रायपुर में जब कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था, चिंतन शिविर जो भी कहें उसे, जब सोनिया गांधी ने संकेत दिए थे राजनीति से संन्यास लेने के, तो क्या माना जाए कि रायबरेली से दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगी सोनिया गांधी, उनकी जगह कोई और चुनाव लड़ेगा? क्योंकि अमेठी आप गवा चुके हैं। नहीं शिवम जी, देखिए हाँ। वो अभी तय होगा कि उस समय चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। वो इस समय तो अभी भारतीय सांसद हैं और 2024 में ही तय होगा। और जिस तरह से आप बोल रहे हो कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, हम कांग्रेस पार्टी हर जगह मजबूत है, हार जीत हमेशा लगी रहती है, कभी कोई हारता है कभी कोई जीतता है। अभी आपने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आज इस देश में अगर लोगों की कोई मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, इस देश के युवाओं की, किसानों की, तो वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। उनको संसद से बाहर करने का काम इस डरी हुई सरकार ने किया है। और रही बात अभी भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े वादे कर रहे थे और ये बोल रहे थे संसद से बाहर करने की बात आई, तो एक बार मैं जरा दोबारा से रुक करूंगा। मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात जल्दी से सर, जल्दी। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। अभी टाइम है उन्होंने अपने कहा पास, कि काफी टाइम। किसी ने कसम खाई, किसी ने ये कहा भ्रष्टाचार को लेकर के। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, और मैं 50 दिन दीजिए मुझे। डेढ़ बातें सर पिछले 9 साल से विपक्ष कर रहा है। नहीं होगा तो मुझे चौराहे पे बुला करके जूते मारना। इतने सारे वादे किए थे, कहाँ गए वो? उनको भी लेके आइए आप। लेकिन शैलेंद्र सर, ये जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है, क्या आपको लग रहा है कि अब राजनीति से संन्यास लेने का जो बात कही थी, जो संकेत दिए थे सोनिया गांधी ने रायपुर में, तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद इस पर कायम रहेंगी सोनिया गांधी या फिर चुनाव लड़ेंगी? नहीं, संकेत नहीं, मैंने शैलेंद्र सर से सवाल पूछा था। शैलेंद्र सर बताएंगे थोड़ा विश्लेषणात्मक तरीके से। देखिए, सोनिया जी की देखिए स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा नहीं है इंटरनली, और इसलिए वो दिल्ली तौर पे चाहते हैं कि अब हम इससे संन्यास लें, क्योंकि बहुत एक्टिव रहना पड़ता है जो मुखिया होता है। और ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ में ये घटना हुई है कि आनंद फानन में की सदस्यता चली गई, तो कहा भी जा सकता है कि वो उनको देते हैं। वैसे हमें ज्यादा लगता है कि प्रियंका गांधी को वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ाएंगी और राहुल गांधी दोबारा अमेठी पर और दोबारा वायनाड से ट्राई करेंगे, ऐसा लगता है। हालांकि अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी सजा को लेकर मामला पशुपेश की स्थिति चल रही है, कानूनी दावपेच में उलझा हुआ पूरा मामला। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, इसलिए अब तो ठीक है। ये तो मुकदमेबाजी में आ जाएगा। हालांकि वकीलों की लंबी फहरिस्त है कांग्रेस पार्टी के पास सर। वो तो मुकदमे में चलेगा, तो उसमें स्टे ऑर्डर के साथ वो अपना लड़ते रहेंगे चुनाव। हाँ। उसमें कोई दिक्कत ऐसा नजर नहीं आती। लीगल टीम काफी स्ट्रांग है। लेकिन नीरज दीक्षित, ये जो मुद्दा है ना, कांग्रेस पार्टी बार बार उठा रही है पिछले 9 साल से, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, ये मुद्दा लग रहा है गले की फांस बन गया है बीजेपी के। हर बार इसी मुद्दे को बार बार कांग्रेस नेता रिपीट कर रहे हैं। नहीं बनाया जिस बात कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मोदी जी ने बोला था कि मैं 15 लाख रुपए अकाउंट में दूंगा? अगर ये प्रूफ अभी ऑन चैनल कर सकते हैं तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि प्रूफ करके दिखाएं कि मोदी जी ने बोला है कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए का अकाउंट में आया तो कैसा लगेगा जनता को? स्विस बैंक का पैसा, स्विस बैंक का पैसा ये तो कहा था ना कि स्विस बैंक का पैसा आएगा, जो भ्रष्टाचारियों का पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ है वो पैसा आएगा। वो पैसा कितना आया ये बता दीजिए। उन्होंने एक आरोप कहा था नहीं कहा था कि स्विस बैंक से पैसा आएगा, जो भ्रष्टाचारियों का पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ वो आएगा। तो 15 लाख रुपए एक एक आदमी को मिले, देश की जनता को, तो कैसा लगेगा? उसके चेहरे पे खुशी आएगी। इस तरह की बातें कही थी ना, इसी के आसपास बातें कही थी ना। एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग तो याद नहीं है, उमा सिसोदिया बताएंगी। उमा सिसोदिया कहा था नहीं कहा था? 15 लाख रुपए आ सकते हैं, इतना पे पैसा वहाँ पे जमा है।
ये तो बेफालतू की बातें हैं कि बातों उमा सिसोदिया कहा था, नहीं कहा था? तो 2 अरे बार 2 बता दिया। करोड़ रोजगार बता दीजिए, 16 करोड़ रोजगार कहाँ है, यही बता दो। और दूसरी बात, आपने मुझे बोला था कि मैं आपसे प्रश्न करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, भाजपा नहीं हूँ अपने प्रश्नों को जवाब देने में। ये ईडी, आपने बोला सीबीआई, कि मैं आईटी सब ये सब छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में ही क्यों जा रही हैं? ये दिल्ली में ही क्यों जा रही हैं? ये कभी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आ रही? ये मध्य प्रदेश क्यों नहीं आ रही? ये कर्नाटका क्यों नहीं आ रही? जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम बहुत कम है। अब मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, जल्दी से 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड, 2014 से 20 30 सेकंड आपको, 30 सेकंड उमा सिसोदिया को, टाइम बहुत कम है। सरकार थी, हाँ। ठीक है। अब मेरे को ये कांग्रेस का प्रवक्ता बताए कि कोल स्कैम कब हुआ, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम कब हुआ, नहीं दे पा अरे रहे, मेरे को ठीक है। 70 क्लीन चिट मिल चुकी है। उमा सिसोदिया, दोनों को ऑडियो डाउन कीजिए। उमा सिसोदिया 30 सेकंड आपके पास, क्लीन चिट मिल चुकी है, ये झूठी दोनों को ऑडियो डाउन अफवाहें थी। कीजिए। नीरज दीक्षित का, भूदेव शर्मा का, उमा सिसोदिया 30 सेकंड आपके पास। देखिए कई बार मुझे ऐसा ये जो महसूस स्कैम के आरोप लगाए गए, ये भारतीय जनता पार्टी नीरज ने दीक्षित, कांग्रेस आ रहा हूं आपके पास। सर, टाइम नहीं है सर, के दौरान लगाए थे। तो मैं इनसे डिबेट प्रश्न खत्म होने करना वाला है। चाहता हूं, अगर उमा भारतीय सिसोदिया को जनता बोलने पार्टी ने- दीजिए। उमा जी बोलिए आप। देखिए कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी के जितने प्रवक्ता डिबेट हाँ। पर आते हैं, सभी लोग वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार है। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एक पिक्चर आई थी, उसमें उन्हें कभी याद आ जाता था आमिर खान को, कभी वो भूल जाता था। हमें भी बड़ा लगता है कि किस तरह की बीमारी है, लेकिन अब मैं साक्षात देखती हूँ बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये प्रॉब्लम है। वो ठीक है। दूसरे के स्टेटमेंट तो उनको ओके मैम, बहुत शुक्रिया आपका। उमा जी, केजरीवाल शैलेंद्र सर आपका शुक्रिया, भूदेव शर्मा आपका शुक्रिया, नीरज दीक्षित नेता भारतीय जनता पार्टी आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश प्राइम डिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।